नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला अपने स्वरचित कहानियों कविताओं के चैनल आत्ममंथन में आपके सामने अपने स्वरचित उपन्यास दिल में चुभी क्रिंच का दूसरा भाग लेकर के हाजिर हुई हूँ। पहले भाग में आपने सुना था गायत्री की गाड़ी वकील के बंगले के सामने खड़ी होती है और उनका ड्राइवर मोहन गाड़ी से उतरकर बंगले की कॉलबेल बजाता है। उसके आगे मोहन बंगले की कॉलबेल बजाने के लिए गाड़ी से बाहर आया। थोड़ी देर बाद बंगले का गेट खुलता है। मोहन कार को बंगले के कंपाउंड में ले जाकर खड़ी कर देता है। फिर कार से उतरकर कार का दरवाज़ा खोलता है। गार्गी कार से उतरकर सीधे बंगले के अंदर बने ऑफिस में पहुंचती है। ऑफिस की कुर्सी पर एक सुदर्शन व्यक्तित्व का आदमी बैठा हुआ कुछ पेपर देख रहा था। उसकी नज़र जैसे ही गार्गी पर पड़ी वह अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। भाभी जी, आप यहाँ मेरे ऑफिस में? आपने आने का कष्ट क्यों किया? मुझे ही बुला लिया होता। उस आदमी ने आश्चर्य करते हुए गार्गी से कहा। शेखर भैया, काम ही ऐसा है कि मुझे आना पड़ा, गार्गी ने गंभीर मुद्रा में जवाब दिया। शेखर नौकर को चाय नाश्ता लाने के लिए कहता है। नहीं शेखर भैया, आपको औपचारिकता करने की ज़रूरत नहीं है। यह मेरा भी घर है। अगर मुझे कुछ खाने पीने की ज़रूरत महसूस होगी तो मैं खुद ही मालती से कह दूंगी। अभी यह सब रहने दीजिए, मुझे कुछ ज़रूरी बात आपसे करनी है। पहले वह काम खत्म हो जाए तो चाय नाश्ता भी हो जाएगा, गार्गी ने सपाट स्वर में कहा। शेखर गार्गी का भावहीन चेहरा देखकर मन ही मन सोचने लगा, कोई महत्वपूर्ण बात ही है, तभी गार्गी भाभी स्वयं यहाँ आई हैं। चलिए पहले आपसे ही पूछ लेते हैं कि आपने मुझ नाचीज को क्यों याद किया है, शेखर ने मुस्कुराते हुए अदब से कहा। शेखर की बात सुनकर गार्गी का चेहरा कठोर हो गया। उसने शेखर से कहना शुरू किया। जैसे जैसे गार्गी बताती जा रही थी, शेखर के चेहरे की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसके चेहरे पर आश्चर्यचकित करने वाले भाव दिखाई देने लगे। गार्गी ने अपनी बात समाप्त की और कहा, शेखर, मुझे लगता है कि तुम मेरी बात अच्छी तरह समझ गए हो। मेरे कथनानुसार सभी जरूरी कागज तैयार करवा लो, मैं फिर तुमसे मिलने आऊँगी, गार्गी ने कहा और कुर्सी से उठकर खड़ी हो गई। गार्गी को खड़े हुए देखकर शेखर जैसे होश में आ गया। वह गार्गी की बातें सुनकर सकते में आ गया था। उसने कहा, भाभी जी, आप कह रही हैं, क्या उस विषय पर आपने अच्छी तरह विचार विमर्श कर लिया है? मैं मानता हूँ कि रुद्र गलत रास्ते पर चल रहा है, पर यह काम तो वह वर्षों से कर रहा है। पहले तो कभी आपके मन में ऐसा विचार नहीं आया, अब शादी के इतने वर्षों बाद यह विचार आपके मन में कैसे आया? यह मेरी समझ से परे है। आप एक बार फिर से सोच लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपको अपने फैसले पर अफसोस हो, शेखर ने परेशान लहजे में गार्गी से कहा। उसकी बात सुनकर गार्गी के चेहरे पर कोई भाव नहीं आए, जबकि शेखर के चेहरे पर चिंता के बादल मंडरा रहे थे। मैंने अच्छी तरह सोच विचार करने के बाद ही यह कदम उठाया है शेखर भैया। मुझे इस विषय पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसा मैंने कहा है वैसा करो, गार्गी ने गंभीर लहजे में जवाब दिया। भाभी जी, मेरे कहने का मतलब यह, शेखर की बात अधूरी रह गई। उससे पहले ही गार्गी ने गंभीर मुद्रा में कहा, मुझे लगता है कि मुझे किसी दूसरे वकील के पास जाना पड़ेगा। नहीं भाभी जी, ऐसा ना कहिए, आप बैठिए, आप जैसा चाहती हैं मैं उसी तरह सभी पेपर तैयार करवा लूँगा, आप निश्चिंत रहिए, और जब तक काम पूरा नहीं हो जाएगा मैं किसी से कुछ नहीं बताऊँगा, शेखर ने गार्गी से हाथ जोड़कर कहा। ठीक है, पर मैं बैठूँगी नहीं, क्योंकि मुझे कुछ और ज़रूरी काम निपटाने हैं, गार्गी ने गंभीर लहजे में कहा और वहाँ से चली गई। शेखर आश्चर्य से गार्गी को जाते हुए देखता रहा। गार्गी कार में आकर जैसे ही बैठी, कार बंगले के गेट से बाहर निकलकर सड़क पर दौड़ने लगी। छोटी मालकिन, अब हवेली चलें? मोहन ने अदब से पूछा। नहीं, इस पते पर चलो, गार्गी ने
पता बताया और मोहन ने कार उस दिशा की ओर मोड़ ली। लगभग 1 घंटे बाद मोहन ने कार एक शानदार बंगले के कंपाउंड में लाकर खड़ी की। गार्गी कार से उतरकर बंगले के अंदर चली गई। लगभग 2 घंटे बाद गार्गी बाहर आई और गार्गी के कार में बैठते ही फिर से कार सड़क पर दौड़ने लगी। इस बार गार्गी ने जो पता बताया उस पते को सुनकर मोहन ने चौंक कर गार्गी की ओर देखा। गार्गी ने मोहन के चेहरे के भाव को पढ़ लिया। वो सपाट स्वर में बोली, तुम्हें चौंकने की ज़रूरत नहीं है मोहन। कभी कभी कुछ काम ऐसे भी करने पड़ते हैं जिनको करने की उम्मीद नहीं होती है। थोड़ी देर बाद गार्गी की कार एक बंगले के सामने खड़ी हुई। इस बंगले के आसपास कोई घर नहीं था। गार्गी ने कार से उतरकर बंगले के दरवाजे की घंटी बजाई। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। एक अधेड़ उम्र की औरत गार्गी के सामने खड़ी हुई थी। उसने पूछा, आप कौन हैं, किससे मिलना है? गार्गी ने गहरी नज़रों से उस औरत को देखते हुए कहा, मैं गार्गी ठाकुर हूँ, मुझे सुनैना जी से मिलना है। गार्गी नाम सुनते ही जैसे उस औरत को सांप सूंघ गया। फिर उसने हकलाते हुए कहा, आप गार्गी ठाकुर हैं, अंदर आइए, अंदर आइए। उस औरत ने बहुत सम्मान के साथ एक तरफ हटते हुए कहा, कौन है रधिया काकी? अंदर से सुनैना की आवाज़ सुनाई दी। तब तक सुनैना की नज़र गार्गी पर पड़ चुकी थी। उसके मुंह से आश्चर्य से निकला, गार्गी तुम यहाँ मेरे घर में? हाँ सुनैना, मैं यहाँ तुम्हारे घर में। मुझे देखकर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा होगा, पर मैं सपना नहीं सच्चाई हूँ और तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। मुझे बैठने के लिए नहीं कहोगी? वैसे ठाकुर साहब ने बहुत आलीशान घर रहने के लिए दिया है तुम्हें। गार्गी ने गहरी नज़रों से देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, आओ बैठो। सुनैना ने कहा। उसके चेहरे पर अभी भी अविश्वास की परछाई दिखाई दे रही थी। उसकी निगाहें जैसे पूछ रही हैं, तुम यहाँ क्यों आई हो? सुनैना, ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसा घटित हो जाता है जिसके विषय में हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। कभी कभी आकाश और धरती भी आपस में मिल जाते हैं। हम यह जानते हैं कि वह हमारा भ्रम है, फिर भी उसे हम हकीकत मान लेते हैं। हम दोनों आकाश और धरती की तरह हैं, जो एक दूसरे से देखने में एक दूसरे से मिले हुए हैं, परंतु हकीकत में ऐसा नहीं है। मैं यह सब क्यों बता रही हूँ यह तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। मैं तुमसे सीधी सीधी बात करती हूँ सुनैना। मैं यह अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारा और रुद्र का क्या रिश्ता है। उस रिश्ते को हमारा समाज अच्छी नज़रों से नहीं देखता। दुनिया की नज़रों में मैं रुद्र की पत्नी हूँ और तुम उसकी सहेली, पर वास्तव में तुम उनकी पत्नी हो, क्योंकि रुद्र के दिल पर तुम्हारा राज है। तुम्हारा ऐसा सोचना है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम यह सब मुझे क्यों बता रही हो? यह मुझे पता है। तुम मेरे मन में रुद्र और उनकी माँ के खिलाफ जहर भरने की कोशिश कर रही हो। सुनैना ने गार्गी को घूरते हुए कहा, तुम कुछ नहीं जानती हो। मैं तुम्हें रुद्र और उनकी माँ का असली चेहरा दिखाना चाहती हूँ। इसके लिए तुम्हें निमंत्रण देने आई हूँ। आज से 15 दिन बाद ठाकुर हवेली आ जाना। तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ और तुम्हें ठाकुर हवेली में क्यों बुला रही हूँ। अब वर्षों से चले आ रहे पर्दे के पीछे खेले जाने वाले नाटक से पर्दा उठने वाला है। गार्गी ने व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो, गोल मोल बातें मुझे पसंद नहीं हैं। सुनैना ने चिढ़कर कहा, मेरी गोल मोल बातों का अर्थ 15 दिन के बाद तुम्हें मिल जाएगा। और हाँ, यदि तुम वास्तव में सच जानना चाहती हो तो मैं यहाँ आई थी और मैंने तुम्हें ठाकुर हवेली में बुलाया है। यह सब रुद्र से न कहना। अगर तुमने ऐसा किया तो मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, नुकसान तुम्हारा ही होगा, वह भी बहुत बड़ा, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। अब फैसला तुम्हें करना है। मैं चलती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि हम 15 दिन बाद ठाकुर हवेली में ज़रूर मिलेंगे। गार्गी ने गंभीर लहजे में कहा और सोफे से उठकर खड़ी हो गई। गार्गी बैठो, एक एक कप चाय हो जाए। पता नहीं ऐसा मौका दोबारा मिले या ना मिले। सुनैना ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, चाय मंगाओ। तुम भी क्या याद रखोगी किस रईस से पाला पड़ा था? गार्गी ने हंसते हुए कहा। तभी रधिया काकी चाय लेकर हाजिर हो गई। चाय देखकर गार्गी और सुनैना दोनों ने हंसते हुए कहा, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर? मैं शैतान नहीं हूँ, बहुरानी हूँ। रधिया काकी ने हंसते हुए कहा,
चाय पीने के बाद गार्गी चली गई। सुनैना सोचने लगी, क्या मुझे ठाकुर हवेली जाना चाहिए या नहीं? कहीं गार्गी कोई चाल तो नहीं चल रही है? उसे तो मुझसे नफरत होनी चाहिए क्योंकि उसका पति मुझे प्यार करता है, यह बात वह जानती है। फिर वह इतने अच्छे तरीके से कैसे बात कर सकती है? क्या सोच रही हो बहू रानी? रधिया ने पूछा। काकी, मैं गार्गी के विषय में सोच रही हूँ। वह यहाँ क्यों आई थी? मुझे ठाकुर बिला क्यों आने के लिए कह रही? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह मुझे रुद्र की नज़रों में गिराना चाहती हो? अगर ऐसा हुआ तो मेरा क्या होगा? आप तो रुद्र को अच्छी तरह जानती हैं। अगर वह किसी से नाराज हो जाते हैं तो फिर उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखते। यही सोचकर मेरा दिल डरा जा रहा है। मैं कोई निर्णय नहीं ले पा रही हूँ, सुनैना ने परेशान होते हुए कहा। बहू रानी, छोटा मुँह बड़ी बात, पर मैंने भी दुनिया देखी है। मुझे तो गार्गी बहू रानी की बातों से कोई चालाकी का आभास नहीं हो रहा था। मेरे विचार से आपको वहाँ जाना चाहिए, रधिया काकी ने समझाते हुए कहा। ठीक है काकी, मैं जाऊँगी। अब जो होगा देखा जाएगा। शायद इसमें भी कोई अच्छाई छिपी हो, सुनैना ने लंबी सांस लेकर के कहा। दूसरी तरफ गार्गी जब ठाकुर हवेली पहुंची तो पार्वती जी और रुद्र प्रताप हाल में बैठे हुए चाय पी रहे थे। गार्गी को देखते ही पार्वती जी ने गुस्से में पूछा, बिना बताए कहाँ चली गई थी? सुबह की निकली हुई शाम को घर आ रही हो? माँ जी, मैं आपकी दूसरी बहू से मिलने गई थी, आपके बेटे की दूसरी पत्नी से, गार्गी ने व्यंग से मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें क्या हो गया है बहू? तुम किसी भी बात का सीधे सीधे जवाब नहीं दे पा रही हो। पहले तो तुम ऐसा कभी नहीं करती थी, अब तुम्हें क्या हो गया है? पार्वती जी ने चिढ़कर कहा। यह सब तो मैंने आपसे ही सीखा है माँ जी, गार्गी यह कहते हुए मुस्कुराई। ठाकुर रुद्र प्रताप ने गुस्से में घूरते हुए गार्गी को देखा। ऐसे क्यों देख रहे हैं ठाकुर साहब? कहीं आपको यह डर तो नहीं है कि यह राज बुआ जी जान जाएंगी? गार्गी ने मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे तो लगता है हवेली दफन हुए राज का मकबरा बनकर रह गई है। कहाँ यह हवेली खुली हुई किताब थी जिसमें प्रेम, त्याग, करुणा, परोपकार, सत्य, अहिंसा, ईमानदारी और अपनेपन के गीत लिखे हुए थे, जिसे हर व्यक्ति पढ़ सकता था। लेकिन अब यह षड्यंत्रों का अड्डा बन गया है। मेरा यहाँ दम घुटने लगा है, लक्ष्मी ने गुस्से में कठोरता से पार्वती और रुद्र को देखते हुए कहा। तभी मोहन ने आकर बताया कि पार्वती के भाई और पिता आए हुए हैं। यह बात और जो बात हो रही थी वहीं रुक गई। पार्वती के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वह आगे बढ़कर अपने पिता और भाई के स्वागत के लिए खड़ी हुई। तभी वहाँ पार्वती जी के पिता भवानी ठाकुर और भाई कुंदन ठाकुर ने प्रवेश किया। पिताजी, आप अचानक यहाँ? सब कुशल तो है? आपकी तबीयत तो कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी तबीयत को क्या हुआ है? तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? पार्वती, मेरे लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं 90 साल का हो गया हूँ। अब तो जब चाहे ईश्वर का बुलावा आ जाए, इसलिए ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, क्या यहीं दरवाजे पर खड़ी रहकर बात करोगी या अंदर आने के लिए भी कहोगी? ठाकुर भवानी ने हंसते हुए कहा। और तुम मुझे देखकर इतना परेशान क्यों हो गई? अरे तुम मेरी बेटी हो, मैं तुमसे जब चाहूँ मिलने आ सकता हूँ। हाँ हाँ पिताजी, आइए, अंदर आइए। मैं आपको देखकर तो सब भूल गई और अचानक आप मेरे सामने आ गए, इसलिए मैं घबरा गई थी, पार्वती ने हंसते हुए भवानी ठाकुर से कहा और वह अपने पिता और भाई को लेकर के अंदर आ गई। प्रणाम चाचा जी, लक्ष्मी ने हाथ जोड़ करके भवानी ठाकुर से कहा। लक्ष्मी को देखकर भवानी ठाकुर और कुंदन के चेहरे पर घृणा के भाव उभर आए, पर तुरंत उन्होंने अपने चेहरे पर बनावटी हंसी लाते हुए कहा, कैसी हो लक्ष्मी बिटिया? वर्षों बाद तुम्हें देख रहा हूँ। तुम्हें देखकर अपने दोस्त प्रताप की याद ताज़ा हो गई। मैं ठीक हूँ चाचा जी, आप लोग कैसे हैं? लक्ष्मी ने भी मुस्कुराते हुए पूछा। तुमने हमें ठीक रहने कहाँ दिया? कुंदन ने धीरे से दांत पीसते हुए कहा। कुछ कह रहे हैं क्या कुंदन भैया? मैं समझ नहीं पाई, आपने क्या कहा? या मुझे सुनाई नहीं दिया? लक्ष्मी ने सहजता से पूछा। अरे कुछ नहीं बिटिया, कुंदन को धीरे बोलने की आदत है, या कह रहा था कि हम लोग भी ठीक हैं। भवानी ठाकुर ने जल्दी से बात को संभाल लिया। तभी गार्गी हाल में दाखिल हुई। उसने भवानी ठाकुर के पैर छुए और प्रणाम किया। सदा सुहागन रहो बहू, अब यही आशीर्वाद दे सकता हूँ, क्योंकि अब तुम इस खानदान को वारिस तो दे नहीं सकती जो तुम्हें पुत्रवती होने का आशीर्वाद दूँ। भवानी ठाकुर ने जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं चाचा जी? अब लड़के और लड़कियों में कोई फ़र्क नहीं है। आज लड़कियां भी अपने माता पिता का नाम रोशन कर रही हैं।
अब पहले वाली बात नहीं है। आज लड़कियां लड़कों से किसी बात में कम नहीं हैं, वह लड़कों से बढ़कर हैं। रुद्र के तो 3 बेटियां हैं और तीनों ही बहुत काबिल हैं, और फिर गार्गी को तो 3 बेटे मिल गए, क्योंकि दामाद भी तो बेटे जैसे होते हैं। लक्ष्मी ने भवानी ठाकुर की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। बुआ जी, आप समझ नहीं रही हैं। नाना जी को हमारे खानदान की बहुत चिंता है, इसीलिए वह हमेशा इस खानदान के वारिस की बात करते रहते हैं। मुझे तो कभी कभी लगता है कहीं ईश्वर नाना जी की मन की इच्छा पूरी न कर दे और इस खानदान का वारिस जिन्न की तरह प्रकट हो जाए। गार्गी ने मुस्कुराते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, पर उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान फैली हुई थी। गार्गी की बात सुनकर लक्ष्मी के चेहरे पर मुस्कान फैल गई, जबकि पार्वती ने उसे घूर कर देखा। आप पलक की शादी में नहीं आए चाचा जी? लक्ष्मी ने पूछा। गार्गी बहू ने हमें बुलाया ही नहीं था। बिन बुलाए कैसे आ जाते बिटिया? भवानी ठाकुर ने गार्गी को देखते हुए कहा। भाभी, आपने चाचा जी को शादी में क्यों नहीं बुलाया? और गार्गी, तुम्हें भी इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यह तो गलत बात है। लक्ष्मी ने नाराजगी जाहिर करते हुए गार्गी से कहा। मेहमानों की लिस्ट तो माजी और उनके बेटे ने बनाई थी, मुझे इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। गार्गी ने अपनी सफाई देते हुए कहा। अगर हम लोग भूल गए तो तुमने ही कौन सा याद रखा? तुम्हें तो अपनी बेटियों से ही फुर्सत नहीं थी, तो किसी और के विषय में तुम्हें कहाँ याद रहेगा? पार्वती जी को मौका मिल गया गार्गी को ताना मारने का। माँ जी, आप मेरी बेटियों के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ी रहती हैं? इस बात में मेरी बेटियां कहाँ आ गईं? गार्गी ने गंभीर लहजे में कहा। अरे बिटिया, छोड़ो इन बातों को। हमें तो हमेशा से इस घर में कोई सम्मान नहीं दिया जाता था, यही काम अब गार्गी बहू कर रही है, तो यह क्या गलत है? भवानी ठाकुर ने उदास लहजे में कहा, पर उनके चेहरे पर धूर्तता साफ दिखाई दे रही थी। सुगंधा बिटिया कहीं दिखाई नहीं दे रही है? भवानी ठाकुर ने बात को बदलते हुए कहा। जमुना काकी, सुगंधा को बुला दो, कहो नाना जी बुला रहे हैं, पार्वती ने कहा। थोड़ी देर बाद जमुना ने आकर बताया कि सुगंधा के सिर में दर्द है, वह नहीं आएगी। इस लड़की को भी अपने पिता की तरह मेरे घर वालों से नफरत है। इस घर की लड़कियों को खानदान की मान मर्यादा का कोई ख्याल ही नहीं है, पार्वती ने बड़बड़ाते हुए कहा। नाराज क्यों हो रही हो भाभी? उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी इसलिए यहाँ नहीं आई। लक्ष्मी ने अपनी भाभी का गुस्सा शांत करने के उद्देश्य से कहा, जबकि उन्हें भी पता था सुगंधा यहाँ क्यों नहीं आई। अच्छा पार्वती, अब हम लोग चलते हैं, भवानी ठाकुर ने कहा। नाना जी, आपको शिकायत है कि मैंने आपको पलक की शादी में निमंत्रण नहीं दिया, लेकिन आज आपको पहले से ही निमंत्रण दे रही हूँ। माँ जी के जन्मदिन पर आप जरूर आइएगा। इस बार माँ जी का जन्मदिन मैं बहुत धूमधाम से मनाऊंगी और माँ जी को उनके जन्मदिन पर ऐसा तोहफा दूंगी जिसे वह जीवन पर्यंत याद रखेंगी। गार्गी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कुराहट को देखकर पार्वती जी चिढ़ गई। मुझे कोई जन्मदिन नहीं मनाना। और बहू, तुम हर बात पर मुस्कुराती क्यों हो? पार्वती ने गुस्से में पूछा। माँ जी, पहले मैं जब मुस्कुराती नहीं थी तो भी आपको शिकायत थी, अब मुस्कुराती हूँ तो भी शिकायत है। मुझे तो आपकी बात समझ ही नहीं आती, गार्गी ने इस बार गुस्से में जवाब दिया। तभी रुद्र प्रताप हाल में दाखिल हुए। गार्गी, तुमने कसम खा ली है क्या कि माँ का अपमान किए बिना तुम्हें चैन नहीं आएगा? रुद्र ने गुस्से में कहा। या खुदा, तुमने यह कैसा मंजर दिखाया है, या खुदा, तुमने यह कैसा मंजर दिखाया है। अब तक तो हुस्न के कदमों पर इश्क ने अपना सिर झुकाया है, पर यहाँ तो नज़ारा ही कुछ और है। हुस्न यहाँ इश्क के कदमों में झुका है, हुस्न मुस्कुराए तो इश्क सजदे करता है। यहाँ तो हुस्न के मुस्कुराने पर इश्क ने पहरे लगाए हैं। मेरा इजहार मोहब्बत कैसा लगा ठाकुर साहब? पसंद आया होगा, मैं जानती हूँ, गार्गी ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो ऐसी बातें घर के बड़े लोगों के सामने कर रही हो, रुद्र प्रताप ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। शुक्रिया शुक्रिया आपका रुद्र जी, आपको मेरा इजहार मोहब्बत करने का तरीका पसंद आया, पर मैंने सबके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, शायद यह आपको पसंद नहीं आया। मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ, मैं तो भूल गई कि आपको तो एकांत में दुनिया वालों से छिप कर इश्क करने की आदत है। आप अपने इश्क मोहब्बत की बातें सिर्फ अपनी माँ को बताते हैं। मैंने जो कहा वह सच है ना ठाकुर साहब? लेकिन एक बहुत बड़ी गलती मुझसे हो गई। मुझे अपनी मोहब्बत का इजहार नाना जी के सामने नहीं करना चाहिए था। वह ठहरे पुराने ख्यालात के लोग के, कहीं मेरी इस हरकत से उन्हें धक्का न लगे और उनका बीपी बढ़ जाए, और कहीं खुदा न खास्ता उन्हें हार्ट अटैक आ गया और उन्हें कुछ हो गया
तो माँ जी और मामा जी यही कहेंगे कि राय बहादुर प्रताप ठाकुर के खानदान ने एक बार फिर से मेरे पिताजी की जान ले ली, और फिर वह नाराज होकर ना जाने क्या कर बैठे। गार्गी ने मुस्कुराते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। गार्गी की बात सुनकर भवानी ठाकुर, पार्वती और कुंदन ठाकुर के चेहरे पर घबराहट दिखाई देने लगी। वह लोग आश्चर्य से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। क्या अनाप शनाप बोले जा रही हो गार्गी बहू, पार्वती ने गुस्से में कहा। उनके चेहरे पर घबराहट के भाव भी दिखाई दे रहे थे। गार्गी बहू, क्या कहा तुमने फिर से? क्या पहले भी इन लोगों ने हमारे खानदान पर कोई इल्जाम लगाया है? लक्ष्मी ने आश्चर्य से पूछा। अरे नहीं बुआ जी, मेरे कहने का मतलब यह नहीं था। अगर हमारे घर में नाना जी को कुछ हो जाएगा तो बदनामी तो हमारे खानदान की ही होगी। गार्गी ने गहरी नज़रों से पार्वती और भवानी ठाकुर की ओर देखते हुए कहा। गार्गी की नज़रों की चुभन वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, इसलिए भवानी ठाकुर ने जल्दी से कहा, पार्वती हम लोग चलते हैं, बहुत देर हो गई। वह उठकर खड़े हो गए। नाना जी, आप लोग माँ जी के जन्मदिन पर जरूर आइएगा। वह दिन माँ जी के जीवन का बहुत खास दिन होगा, जिसे वह कभी भूल नहीं पाएंगी। उस खुशी के अवसर पर अगर आप भी यहाँ होंगे तो माँ जी की खुशियों में चार चांद लग जाएगा। गार्गी ने मुस्कुराते हुए एक एक शब्द चबाते हुए कहा। उस दिन ऐसा क्या करने वाली हो जो मेरी खुशी दुगनी हो जाएगी? आज से पहले तो कभी भी मेरे जन्मदिन पर तुम इतना खुश नहीं हुई थी। इस बार क्या खास बात है जो तुम इतनी खुशी जाहिर कर रही हो? इसमें भी तुम्हारी कोई चाल है क्या? पार्वती ने चिढ़ते हुए कहा। कैसी बातें कर रही हैं माँ जी? मैं कोई चाल क्यों चलूँगी? मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि इस बार आपका पूरा परिवार आपके जन्मदिन पर आपके साथ होगा। आपकी ननद, बेटी, बहुएं, बेटे, पोते, पोतियाँ, दामाद, कभी ऐसा अवसर पहले नहीं आया है। तो हुआ ना यह दिन खास आपके लिए कि नहीं हुआ? मुझे जवाब दीजिए। गार्गी ने रहस्यमयी मुस्कुराहट बिखेरते हुए धीरे धीरे एक एक शब्दों को कहा। बेटा, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। मेरा बेटा और यह पोता कहाँ से आ गया? बेटा तो मेरे सामने खड़ा है, लेकिन पोता तो नहीं है। मेरी पोतियाँ हैं। माँ जी, आप तो हर बात का उल्टा मतलब निकाल लेती हैं। मेरे दामाद आपके पोते हुए कि नहीं? आप तो मेरी हर बात पर नाराज हो जाती हैं। गार्गी ने इस बार गंभीर मुद्रा में जवाब दिया। भाभी बहू ठीक ही तो कह रही है, इसका दामाद भी तो आपका पोता ही हुआ। लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए पार्वती से कहा। मैं चलता हूँ पार्वती। यह कहकर भवानी ठाकुर और कुंदन वहाँ से चले गए, पर जाते समय भी उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। गार्गी की बातों पर पार्वती को भी विश्वास नहीं हो रहा था। उनके चेहरे के भाव बता रहे थे कि उनके मन मस्तिष्क में सवालों की आंधियाँ चल रही हैं और उन्हें उसका जवाब नहीं मिल रहा है। पार्वती के चेहरे के आते जाते भावों को देखकर गार्गी के चेहरे पर संतोष की झलक दिखाई दे रही थी। तभी फोन बजा। गार्गी ने रिसीवर उठाकर हेलो कौन कहा। पलक बेटा, कैसी हो? ठीक है, तुम लोग वहाँ एंजॉय करो। वहाँ से कब आओगी? मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ तुम लोगों के लौटने का। और हाँ, दादी के जन्मदिन पर तुम सभी यहाँ आना। अच्छा, मैं फ़ोन रखती हूँ, तुम दोनों वहाँ अच्छे से रहना। गार्गी ने कहा और फ़ोन रख दिया। गार्गी बहू, पलक ठीक तो है? कब लौट रही है शिमला से? लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए पूछा। बुआ जी, पलक को तो माँ के जन्मदिन से पहले यहाँ आना ही है, वह उससे पहले आ जाएगी। गार्गी ने पार्वती की ओर देखते हुए कहा। गार्गी को अपनी तरफ देखता पाकर पार्वती के चेहरे पर परेशानी के भाव दिखाई देने लगे। वह सोचने लगी, कुछ तो गार्गी के मन में ऐसा चल रहा है जो वह जान नहीं पा रही हैं। वह जो भी बात है उसके लिए समस्या उत्पन्न कर सकती है। क्या हुआ भाभी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? लक्ष्मी ने पार्वती की तरफ देखते हुए पूछा। उनके मन में भी यह विचार बार बार उठ रहे थे, गार्गी ऐसा कौन सा उपहार देना चाहती है अपनी सास को। लक्ष्मी, मैं बहू के विषय में सोचकर परेशान हूँ। पता नहीं इसे क्या हो गया है, या पहले ऐसी बिल्कुल नहीं थी। मेरी हर बात को सिर झुकाकर चुपचाप सुन लेती थी, पर अब यह व्यंग्यात्मक लहजे में बोलती है, हर बात का जवाब देती है। इसकी बातों से लगता है जैसे इसके मन में कोई रहस्य छुपा हुआ है। पार्वती ने परेशानी भरे लहजे में कहा। मुझे यहाँ तो सभी रहस्यमयी लगते हैं। अब इस घर में पहले जैसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि भैया की मौत के बाद यहाँ सब कुछ बदल गया है। आपका व्यक्तित्व भी तो समझ में नहीं आ रहा है मुझे। जो अपनी बेटी का जीवन बर्बाद कर दे, वह बहू के साथ अच्छा कैसे कर सकता है?
आपने गार्गी बहू के साथ कुछ ऐसा पहले किया होगा, अब वह भी अपना बदला ले रही होगी। यह हवेली तो मुझे घर कम षड्यंत्र का अड्डा ज़्यादा लगती है, लक्ष्मी ने गंभीर लहजे में जवाब दिया। बुआ जी, आप भी किसकी बातों में आ रही हैं? जो जैसा होता है वो दूसरों को भी अपने जैसा समझता है। गार्गी भाभी कोई षड्यंत्र नहीं कर रही हैं, यह डिपार्टमेंट तो माँ के पास है। इनके मन में चोर है, इसलिए भाभी पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। चोर के दाढ़ी में तिनका वाली कहावत यहाँ चरितार्थ हो रही है। सुगंधा ने पार्वती की ओर नफरत से देखते हुए कहा। सुगंधा बिटिया, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है। मेरे दिमाग ने अब काम करना ही बंद कर दिया है। लक्ष्मी ने दुखी होकर कहा। बुआ जी, आप परेशान न हो, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जन्मदिन के दिन भाभी बहुत कुछ अच्छा राज खोलने वाली हैं। आपको पता है बुआ जी, भाभी ने आपकी कॉलेज समय की सहेलियों को भी माँ के जन्मदिन पर बुलाया है। पापा के कुछ खास दोस्त और दादाजी के साथ मेहता और पाठक दादा को भी यहाँ बुलाया है। माँ की कुछ खास सहेलियाँ भी आएंगी। उस रात पार्टी में खास लोग ही शामिल होंगे। इतना अच्छा लगेगा। यह सब करना कोई षड्यंत्र रचना होता है। सुगंधा ने अपनी माँ की ओर देखकर घूरते हुए कहा। तू सच कह रही है बिटिया? क्या बहू ने मेरी सहेलियों को बुलाया है? लक्ष्मी ने आश्चर्य में स्थित खुशी व्यक्त करते हुए पूछा। हाँ बुआ जी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। माँ पता नहीं क्या समझ बैठी हैं, सुगंधा ने गंभीर लहजे में बताया। सुगंधा की बात सुनकर पार्वती के चेहरे का तनाव कम हो गया। तभी वहाँ गार्गी आ गई। वह बाहर से आई थी। उसे देखकर लक्ष्मी ने कहा, बहू, सुगंधा बता रही है कि तुमने भाभी की जन्मदिन की पार्टी में सभी पुराने जान पहचान वालों को बुलाया है। यह सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। इसी बहाने पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। यह काम तो तुमने बहुत अच्छा किया, लक्ष्मी ने खुश होकर गार्गी से कहा। गार्गी ने कहा कुछ नहीं, बस मुस्कुराकर वहाँ से चली गई। पार्वती जी के जन्मदिन का सुबह का दृश्य। मम्मा मम्मा, आप कहाँ हैं? हम लोग आ गए। तभी पलक की खुशी से चहकती हुई आवाज़ आई। मम्मा, हम लोग भी आ गए। पीछे से काव्या और पारुल की आवाज़ सुनाई दी। अपनी बेटियों की आवाज़ सुनकर गार्गी भागकर बाहर हाल में आई। वहाँ अपनी बेटियों और दामादों को देखकर गार्गी खुशी से रो पड़ी। बच्चों की आवाज़ सुनकर घर के सभी सदस्य वहाँ आ गए। सभी बच्चों ने पार्वती, लक्ष्मी, रुद्र को प्रणाम किया। लक्ष्मी ने सभी को अपने गले से लगा लिया। तभी काव्या ने कहा, माँ, आपने हम लोगों से यह क्यों पूछा कि हम आपके फैसले में आपके साथ हैं कि नहीं? माँ, आपको हम लोगों से यह पूछने की ज़रूरत नहीं है। हम हमेशा आपके हर फैसले में आपके साथ हैं। आपने यह फैसला क्यों किया, हम लोग यह भी नहीं पूछना चाहते। आप जो भी करेंगी सही करेंगी, गार्गी की तीनों बेटियों ने एक साथ कहा और उनके पतियों ने भी उनका समर्थन किया। ऐसा क्या फैसला किया गार्गी बहू तुमने, जिसमें तुम्हारी बेटियां तुम्हारे साथ हैं? लक्ष्मी जी ने हंसते हुए पूछा। शाम की पार्टी में आप सबको पता चल जाएगा बुआ जी, गार्गी ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है भाई, आज शाम को धमाकों वाली शाम होगी, लक्ष्मी ने हंसते हुए कहा। लक्ष्मी की बात सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। जन्मदिन की पार्टी की शाम। पूरी हवेली दुल्हन की तरह जगमगा रही थी। चारों तरफ गुलाब, बेला के फूलों की खुशबू फैली हुई थी। पार्टी का पूरा इंतजाम बाहर गार्डन में किया गया था। घर के सभी सदस्य बाहर गार्डन में मौजूद थे। पार्वती जी अपने रौबदार व्यक्तित्व के साथ बाहर गार्डन में सोफे पर बैठी हुई थीं। लक्ष्मी जी भी उनके बगल में बैठी हुई थी। ठाकुर रुद्र प्रताप, गार्गी और उनकी बेटियां मेहमानों के स्वागत की तैयारियों में लगे हुए थे। अब मेहमानों का आना शुरू हो गया था। सबसे पहले पार्वती जी की सहेलियां वहां आईं, जिन्हें देखकर पार्वती और लक्ष्मी के चेहरों पर मुस्कान फैल गई, क्योंकि दोनों अपने कॉलेज की सहेलियों को देखकर बहुत खुश हुईं। तभी हवेली में पुलिस कमिश्नर की गाड़ी ने प्रवेश किया। पुलिस की गाड़ी देखकर पार्वती आश्चर्य से गार्गी को देखने लगी। तभी वर्दीधारी ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। गाड़ी से निकलने वाली सम्भ्रांत महिला को देखकर लक्ष्मी का चेहरा खुशी से चमकने लगा, परंतु उस महिला को देखकर पार्वती के चेहरे पर घबराहट दिखाई देने लगी, परंतु उन्होंने अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया और फिर अचानक उनका चेहरा कठोर हो गया। उस महिला के साथ एक प्रभावशाली व्यक्तित्व का आदमी और एक औरत भी नीचे उतरे। शायद वह व्यक्ति पुलिस कमिश्नर था और उसके साथ में उसकी पत्नी थी। गायत्री, तुम यहाँ? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, लक्ष्मी ने खुशी से चहकते हुए कहा और गायत्री से लिपट गई। थोड़ी देर बाद जब दोनों अलग हुई तो गायत्री ने कहा, लक्ष्मी, यह मेरा बेटा कृष्णा ठाकुर
और इस शहर का पुलिस कमिश्नर है, और यह मेरी बहू प्रेरणा। तभी एक नीली बत्ती की सरकारी गाड़ी वहां आकर खड़ी हुई। सभी की निगाहें उधर उठ गई। गाड़ी में से एक सुदर्शन व्यक्तित्व का लड़का और सुंदर सी लड़की बाहर आए। वह दोनों गायत्री के पास आकर खड़े हो गए। लक्ष्मी, यह मेरा पोता आराध्य ठाकुर है, इस शहर का कलेक्टर, और यह है आराध्य की मंगेतर दुर्गा ठाकुर, यह इस शहर की एसपी है। गायत्री ने हंसते हुए अपने परिवार का परिचय कराया। गायत्री, तुम्हारा तो पूरा परिवार ही सरकारी अफसर है, पूरे शहर में बहुत इज्जत और सम्मान है तुम्हारे खानदान का। आज तेरे मान सम्मान को देखकर मैं बहुत खुश हूँ। लक्ष्मी ने खुशी जाहिर की। लक्ष्मी, ये तेरे भी तो बच्चे हैं, इनको अपना आशीर्वाद दो। कृष्णा, आराध्य, तुम सभी लक्ष्मी का पैर छूकर आशीर्वाद लो, गायत्री ने अपने बेटे, बहू और पोते से कहा। तभी वहाँ गार्गी आ गई। उसने गायत्री, कृष्णा और प्रेरणा के पैर छुए। आराध्य और दुर्गा ने गार्गी के पैर छू करके आशीर्वाद लिया। गार्गी, आज मैं बहुत खुश हूँ, तुमने मुझे अपनी सबसे प्यारी सहेली से मिलवा दिया। तुम सदा सुखी रहो, तुम बहुत अच्छी हो, लक्ष्मी ने खुश होकर कहा। चलो गायत्री, यहाँ कॉलेज की और सहेलियाँ आई हैं, उनसे मिलते हैं। लक्ष्मी ने गायत्री का हाथ पकड़कर उनके पास ले जाकर के खड़ा कर दिया। अपनी सहेलियों के बीच पहुँच गायत्री को देखकर पार्वती के चेहरे का रंग बदल गया, लेकिन उन्होंने स्वयं को संभाल लिया। गायत्री, कॉलेज के बाद आज हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। अपनी शादी में भी हम लोगों को तुमने नहीं बुलाया। किस रजवाड़े में तेरी शादी हुई है? क्या बड़े ठाठ है तुम्हारे। बेटा पुलिस कमिश्नर, पोता कलेक्टर, पोते की होने वाली बहू एसपी, क्या बात है भाई, गायत्री की सहेलियों ने कहा। और उसकी सहेली प्रभा ने ईर्ष्यालु नज़रों से देखते हुए अपनी सहेलियों का समर्थन किया। यह तो है प्रभा, ईश्वर सबके जीवन में खुशियों की बहार लाते हैं। तुम लोग कॉलेज में गायत्री से बात करना भी पसंद नहीं करती थी, और आज देखो सभी उसके आसपास खड़े हो और उससे बात करने के लिए लालायित हो। इसे कहते हैं समय का फेर। भाभी देखिए, आज गायत्री के क्या ठाट बाट हो गए हैं, लक्ष्मी ने पार्वती को संबोधित करते हुए कहा। पार्वती जी गायत्री को देखकर परेशान हो गई, पर चेहरे पर नकली मुस्कान लेकर के गायत्री से मिली। कृष्णा ठाकुर को देखकर वह चौंक गई, क्योंकि कृष्णा ठाकुर के चेहरे पर उन्हें अपने पति अर्जुन ठाकुर की झलक दिखाई दे रही थी। तभी भवानी ठाकुर अपने बेटे के साथ वहां आ गए। गार्गी ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। वहां मेहमानों में गायत्री को देखकर भवानी ठाकुर के चेहरे पर आक्रोश दिखाई दिया। उन्होंने अपने चेहरे के आते जाते भाव को तुरंत काबू में कर लिया, लेकिन उनके चेहरे को देखकर लग रहा था कि वह बहुत गुस्से में है। अपने पिता को देखकर पार्वती उनके पास आई आशीर्वाद लेने के बहाने, और उन्होंने धीरे से कहा, यह गायत्री यहाँ क्यों आई है, इसे किसने बुलाया है? पिताजी, गार्गी ने बुलाया है। गायत्री अब कोई साधारण औरत नहीं है, वह यहाँ के पुलिस कमिश्नर की माँ और कलेक्टर की दादी है, और लक्ष्मी की सबसे अच्छी सहेली, इसलिए मुझे उसको अपनी हवेली में सम्मान देना ही पड़ेगा। आप भी ऐसी कोई बात ना कीजिएगा जिससे गायत्री का कोई अपमान हो, पार्वती ने धीरे से अपने पिता से कहा। और भवानी ठाकुर ने भी पार्वती के बात का समर्थन किया। तभी एक और गाड़ी ने हवेली में प्रवेश किया। उसमें से जो उतरा उसे देखकर पार्वती और रुद्र प्रताप के चेहरे पर घबराहट दिखाई देने लगी। वह कोई और नहीं, रुद्र प्रताप की प्रेमिका सुनैना थी। सुनैना को देखकर गार्गी ने आगे बढ़कर सुनैना का स्वागत किया, लेकिन वहां बैठी हुई पार्वती जी की सहेलियों में से एक ने कहा, गार्गी बहू, क्या तुमने इस औरत को यहाँ बुलाया है? हाँ प्रभा मौसी, यह मेरी सहेली है, हम लोग कॉलेज में एक साथ थे। जब मैंने माँ जी की सहेलियों को बुलाया तो मैंने सोचा कि मैं अपनी सहेली को भी बुला लेती हूँ, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? गार्गी ने अनजान बनते हुए पूछा। शायद तुम्हें पता नहीं है बहू, इसलिए तुमने इसे यहाँ बुलाया। अगर तुम इसकी असलियत जानती तो इसे यहाँ ना बुलाती, प्रभा ने गायत्री का गार्गी का की हिमायती बनते हुए कहा। तभी रुद्र प्रताप ने गार्गी के पास आकर धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, तुमने सुनैना को यहाँ क्यों बुलाया है? गार्गी, मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुमने हमारे खानदान की मान प्रतिष्ठा मर्यादा को खंडित करने की
कोशिश की है और मैं यह बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा और तुम्हें कभी क्षमा भी नहीं करूंगा। रुद्र प्रताप ने गुस्से में धीरे से कहा, अभी तो मैंने आपकी मान मर्यादा पर कोई कुठाराघात किया ही नहीं ठाकुर साहब। आप और आपकी माताजी परेशान न हो, अभी थोड़ा समय है आपकी मान प्रतिष्ठा को कलंकित होने में, क्योंकि अपने कर्मों का फल तो हर व्यक्ति को मिलता ही है, वह आपको भी मिलेगा। गार्गी ने नफरत से दांत पीसते हुए धीरे से मुस्कुराते हुए रुद्र प्रताप को जवाब दिया और वह आगे बढ़ गई। गार्गी सुनैना का हाथ पकड़कर वहां लेकर के गई जहां सभी लोग बैठे थे। गार्गी ने सुनैना को बैठने के लिए कहा। सुनैना जैसे ही वहां बैठने लगी, प्रभा जी और मिसेस पांडे ने गुस्से में कहा, गार्गी, यह औरत हम लोगों के बीच में नहीं बैठ सकती। गार्गी बहू, तुमने मेरा जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ सभी को बुलाया है, तो फिर रंग में भंग डालने के लिए अपनी सहेली को यहाँ क्यों बुलाया है? पार्वती ने गुस्से में पूछा। माँ जी, या आप भी जानती हैं कि सुनैना किसकी सहेली है? मेरी, आपके बेटे की। कहिए तो मैं अभी सबूतों के साथ सबके सामने ऐलान कर दूं? गार्गी ने धमकी भरे शब्दों में धीरे से कहा। पार्वती जी अभी कुछ और कहती तभी रुद्र प्रताप के दोस्त एडवोकेट शेखर शुक्ला अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंचे। उनके साथ एक 18-20 साल का एक सुंदर सा लड़का भी था। शेखर और उसकी पत्नी मालती सभी के साथ आकर खड़े हो गए। उस लड़के ने आते ही पहले गार्गी के पैर छुए, फिर सभी को प्रणाम किया। उस लड़के को देखकर पता नहीं क्यों सुनैना के चेहरे पर दर्द की लकीरें उभर आईं। मेरा काम हुआ या नहीं शेखर भैया? गार्गी ने मुस्कुराते हुए धीरे से पूछा। हो गया भाभी, लेकिन आप एक बार फिर से अपने फैसले पर विचार कर लीजिए, शेखर ने धीरे से कहा। गार्गी ने कोई जवाब नहीं दिया और वह आगे बढ़ गई। उसने सभी मेहमानों को संबोधित करते हुए कहा, आप सभी लोग मेरे निमंत्रण पर यहाँ आए, इसके लिए मैं आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। आज मेरी सासू माँ का जन्मदिन है। आज का दिन उनके जीवन का सबसे स्वर्णिम दिन बन जाएगा, क्योंकि मैं अपनी माँ जी को एक ऐसा अनमोल उपहार दूंगी जिसे पाकर वह खुशी से झूम उठेंगी। आइए माँ जी, केक काटिए, गार्गी ने मुस्कुराते हुए पार्वती से कहा। पार्वती जी ने केक काटा। पूरा पांडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो गए और फिर उसके बाद बैठ गए। बेटर सभी मेहमानों को खाने पीने का सामान सर्व कर रहे थे। मधुर संगीत बज रहा था। पूरा वातावरण ही संगीतमय हो उठा। वहाँ सभी लोग पार्टी का आनंद उठा रहे थे, पर पार्वती, रुद्र प्रताप और भवानी ठाकुर के चेहरे पर तनाव दिखाई दे रहा था। तभी गार्गी ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, मैंने अभी आपसे कहा कि मैं आपको बहुत ही अनमोल उपहार दूंगी, पर अब मैंने अपना विचार बदल दिया। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मैं आपको आपके जन्मदिन पर क्या उपहार दूँ, बता दीजिए। तुमने तो बड़े गर्व के साथ कहा था कि तुम मुझे ऐसा उपहार दोगी जो मेरे लिए अनमोल होगा। फिर अब क्या हुआ? तुम मुझसे मेरी पसंद क्यों पूछ रही हो? क्या तुम मेरे लिए उपहार अभी तक नहीं लाई हो? बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रही थी। लगता है कि तुम्हारी कथनी और करनी में अंतर है। चलो कोई बात नहीं। अब अगर तुम मुझसे मेरी पसंद के तोहफे के विषय में पूछ रही हो तो बता देती हूँ कि मुझे क्या पसंद है, पर मैं यह जानती हूँ कि वह तोहफा देना तुम्हारे बस की बात नहीं है। पार्वती जी ने व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट के साथ अहंकार भरी आवाज में कहा। आप बताइए तो, शायद जो आप मुझसे मांगे वह मैं आपको दे दूं। गार्गी ने भी गहरी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। पार्वती अगर बहू इतने प्यार से पूछ रही है तो तुम अपने पसंद की बात बता क्यों नहीं देती हो? अब तुम्हारी बहू पसंद का तोहफा दे पाएगी या नहीं, या तो तुम्हारे मांगने के बाद ही पता चलेगा। भवानी ठाकुर ने जहरीली मुस्कुराहट के साथ पार्वती से कहा। तो ठीक है, मैं तुम्हें बता देती कि मुझे क्या चाहिए। तुम मुझे इस खानदान का वारिस दे दो, पार्वती जी ने व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट के साथ गार्गी से कहा। पार्वती की बात सुनकर वहां सन्नाटा छा गया। सभी लोग आश्चर्यचकित होकर पार्वती का चेहरा देखने लगे। वहां बैठे सभी लोगों को लग रहा था जैसे पार्वती जी पागल हो गई हैं, जो गार्गी से इस उम्र में खानदान का वारिस मांग रही, पर पार्वती के पिता के चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट फैली हुई थी। तथास्तु माँ जी, मैं आपको अभी इसी वक्त इस खानदान का वारिस देती हूँ। वहाँ बैठे सभी के मुंह से एक साथ निकला, क्या? ये थी मेरी कहानी, मेरे उपन्यास दिल में चुभी क्रिंच का दूसरा भाग। अगर मेरी कहानी आप लोग को पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इस कहानी का तीसरा और अंतिम भाग जल्दी ही लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगी। धन्यवाद।